हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीए सिलेबस में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बीए फर्स्ट ईयर के हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 1 के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका एग्ज़ाम 2022 में होने वाला है, यानी कि 31 मार्च से 20 अप्रैल के बीच आपको एग्ज़ाम होने वाला है बीए पार्ट 1 का। तो इसके लिए इससे अच्छा बेहतर तैयारी आप लोगों को नहीं मिलेगा। चलते हैं आगे। हाँ, ये जो परीक्षा में जाने से पहले इसे ज़रूर देखें, क्योंकि 100% क्वेश्चन जो है यहीं से आएगा। यानी कि बीए पार्ट 1 का हिस्ट्री पेपर 1 का जो पेपर है, हिस्ट्री ऑनर्स का जो पेपर 1 जो है, उसका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है यहीं से आने वाला है, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। तो देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जीवन का स्वरूप क्या था। तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों के जीवन का स्वरूप था जनपदीय। उत्तर वैदिक कालों में आर्यों के जीवन का स्वरूप जनपदीय था। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन उत्तर वैदिक ग्रंथ नहीं है। तो इनमें से कौन उत्तर वैदिक ग्रंथ नहीं है, तो ये जो ऋग्वेद है ना, यही उत्तर वैदिक ग्रंथ नहीं है, यानी कि ऋग्वेद जो है ऋग्वैदिक ग्रंथ है, और बाकी ये तीनों जो है उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं। तीसरा क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल किस लिए जाना जाता है। उत्तर वैदिक काल जो है जनपदों के उत्थान के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन कहता है कि द्वितीय नगरीकरण कब हुआ। तो द्वितीय नगरीकरण हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का सबसे महत्वपूर्ण नगर कौन सा था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का सबसे महत्वपूर्ण नगर जो था पाटलिपुत्र था। आगे बढ़ते हैं छठवां क्वेश्चन कहता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। अगला क्वेश्चन, जीवक कौन था। तो जीवक एक वैद्य था। आठवां क्वेश्चन, जीवक के गुरु का नाम क्या था। जीवक के गुरु का नाम आज्ञेय था। आगे बढ़ते हैं, जीवक को किसने पाला था। तो जीवक को पाला था अजातशत्रु ने पाला था। जैसे क्वेश्चन, महावीर जैन का जन्म कब हुआ था। महावीर जैन का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर जैन का जन्म कब हुआ था। 540 ईसा पूर्व में। जीवक कौन था। तो जीवक एक वैद्य था। जीवक का गुरु का नाम क्या था। जीवक का गुरु का नाम आज्ञेय था। और जीवक को किसने पाला था। तो अजातशत्रु ने पाला था। जीवक से रिलेटेड 3 क्वेश्चन हो गए। आर्य सभ्यता किस नाम से जानी जाती है। आर्य सभ्यता किस नाम से जानी जाती है। तो वैदिक सभ्यता के नाम से जानती है। वैदिक सभ्यता के नाम से जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, आर्य कहाँ के मूल निवासी थे। आर्य थे मध्य एशिया के निवासी। आगे बढ़ते हैं, ऋग्वेद की विषय वस्तु क्या थी। ऋग्वेद की विषय वस्तु क्या है। तो ऋग्वेद की विषय वस्तु है मंत्र प्रधान। मंत्रों की ज़्यादा महत्वता थी। ऋग्वेद का काल कब से कब तक था। ऋग्वेद का काल 1500 से 1000 तक था। और उत्तर वैदिक का काल 1000 से 600 तक था। और ऋग्वेद का काल 1500 से 1000 तक था। ऋग्वेद काल में किनकी पूजा नहीं होती थी। तो ऋग्वेद काल में किनकी पूजा नहीं होती थी। तो वरुण की पूजा नहीं होती थी। ऋग्वेद समाज कैसा था। तो ऋग्वेद समाज कबीलाई था। किसको उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। तो ये होगा, ब्राह्मण को था ही, क्षत्रियों को भी था, वैश्य को भी था, तो शूद्र को नहीं था। यानी कि शूद्र सबसे निम्न जाति के लोग होते थे, उनको शूद्र कहते थे, और उनको उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। दशराज युद्ध का विवरण किस वेद में मिलता है। तो ये ऋग्वेद में मिलता है। कुरु पांचाल की राजधानी कहाँ थी।
कुरु पांचाल की राजधानी हस्तिनापुर थी। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बता दूं कि 100 क्वेश्चन सॉल्व होंगे पेपर 1 के। 100 में से आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन आते हैं ना ऑब्जेक्टिव के 10 क्वेश्चन आएंगे। 10 में से 9 क्वेश्चन यहीं से आएंगे, 10 में से 9 क्वेश्चन यहीं से आएंगे, या फिर हो सकता है कि 10 के 10 क्वेश्चन यहीं से ही आ जाए। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि यहीं से ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। आगे चलते हैं। कुरु पांचाल की राजधानी कहाँ थी? तो कुरु पांचाल की राजधानी थी हस्तिनापुर। कुरु पांचाल की राजधानी हस्तिनापुर थी। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख पेशा क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख पेशा था पशुपालन, पशुचारण, जो भी कह सकते हैं आप। उत्तर वैदिक काल किस नाम से जाना जाता था? उत्तर वैदिक काल किस नाम से जाना जाता था? तो चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के नाम से जाना जाता था। सुदास किस कबीले का राजा था? तो ये त्रिस्तु का राजा था। त्रिस्तु एक कबीला हुआ करता था, उसका राजा सुदास है। सिंधु घाटी की सभ्यता का पता सर्वप्रथम कहाँ लगा? सिंधु घाटी की सभ्यता का पता सर्वप्रथम हड़प्पा में लगा था। हड़प्पा का पता 1921 ईस्वी में किसने लगाया? हड़प्पा का पता 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने लगाया। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति का विकास काल क्या था? हड़प्पा संस्कृति का विकास काल क्या था? तो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व हड़प्पा संस्कृति का विकास काल के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा संस्कृति के विकास काल के नाम से 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक के मध्य जाना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषता थी नगर योजना। आगे बढ़ते हैं। सिंधु निवासी मातृसत्तात्मक समाज व्यवस्था के पोषक थे। इनमें से कौन से उत्तर सही हैं? इनमें से कौन उत्तर सही है? पोषक थे। सिंधु निवासी मातृसत्तात्मक समाज व्यवस्था के पोषक थे। इनमें कौन उत्तर सही है? मतलब ये सही है या नहीं, ये चेक करना है। तो सिंधु निवासी मातृसत्तात्मक समाज व्यवस्था के पोषक थे, तो बिल्कुल थे, सही है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु निवासी किस जाति से संबंध रखते थे? द्रविड़ जाति से संबंध रखते थे। लोथल किस लिए प्रसिद्ध है? लोथल गोदी बाड़ा के लिए प्रसिद्ध है। लोथल जो है गोदी बाड़ा के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु निवासियों का किनसे व्यापारिक संबंध नहीं था? सिंधु निवासियों का किनसे व्यापारिक संबंध नहीं था? तो यूरोप से व्यापारिक संबंध नहीं था। सिंधु निवासी प्रमुख रूप से किसकी पूजा करते थे? सिंधु निवासी प्रमुख रूप से शिव एवं मातृ देवी की पूजा करते थे। सिंधु लिपि कौन सी लिपि है? सिंधु लिपि कौन सी लिपि है? सिंधु लिपि कौन सी लिपि थी? सिंधु लिपि कौन सी लिपि थी? सिंधु लिपि थी। इनमें से कोई नहीं होगा। सिंधु की लिपि अभी पढ़ी ही नहीं गई है, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं 33वें क्वेश्चन की तरफ। महावीर जैन धर्म के तीर्थंकर थे। अच्छा, महावीर जैन धर्म के किस नंबर के तीर्थंकर थे? तो 24 में। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर जैन की मृत्यु कब हुई थी? महावीर जैन की मृत्यु हुई थी 540 ईसा पूर्व में। वेदों की कौन सी संगति वैशाली में हुई थी? बौद्धों की कौन सी संगति वैशाली में हुई थी? तो बौद्धों की द्वितीय संगति जो है वैशाली में हुई थी। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र की कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। महाभिनिष्क्रमण क्या है? महाभिनिष्क्रमण क्या है? तो बुद्ध का गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। प्रथम प्रवचन किसको जानते हैं? प्रथम प्रवचन प्रथम प्रवचन के नाम से धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है प्रथम प्रवचन को। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का विकास किस काल में हुआ था? तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा का विकास जो हुआ था वो हुआ था अशोक के काल में। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है। अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य की रचना है। इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक मेघास्थनीज है। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का वर्णन है? अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। सीता क्या है? राम की पत्नी है। मौर्य शासन में कितने अध्यक्ष होते थे? मौर्य शासन में कितने अध्यक्ष होते थे? तो 26 अध्यक्ष होते थे। धर्मस्थीय न्यायालय क्या होता था? धर्मस्थीय न्यायालय क्या होता था? तो दीवानी न्यायालय होता था। राजकीय भूमि की देखभाल कौन करता था? तो राजकीय भूमि की देखभाल सीताध्यक्ष करता। धम्म क्या है? धम्म क्या है? एक अशोक का आविष्कार है। धर्म महापात्र क्या करते थे? धर्म महापात्र क्या करते थे? तो धर्म वृद्धि का काम करते थे। कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो अशोक के शासन के 13वें वर्ष में हुआ था। अशोक के शासन के 13वें वर्ष में हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्या उन क्वेश्चन की तरफ। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थित था? तो गुप्तकालीन दशावतार मंदिर जो है वो देवगढ़ में स्थित है। गुप्तकालीन मूर्तिकला कैसी थी? गुप्तकालीन मूर्तिकला अलंकृत थी। गुप्तकालीन चित्रकला का प्रमाण कहाँ मिलता है? गुप्तकालीन चित्रकला का प्रमाण जो है अजंता गुफा में मिलता है। मेहरौली स्थित लौह स्तंभ किस राजा से संबंधित है? मेहरौली स्थित लौह स्तंभ जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर जो कम्बोज में स्थित है। बोरोबटूर का मंदिर कहाँ है? बोरोबटूर का मंदिर कहाँ है? तो बोरोबटूर का मंदिर जो है जावा में है। राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? राजराज प्रथम ने कराया था। चोल प्रशासन में मंडल किसे कहते थे? चोल प्रशासन में मंडल जो है प्रांत को कहते थे। चोल शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? चोल शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो ग्राम थी। उर क्या है? उर एक ग्राम सभा है। धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो सारनाथ में स्थित है। मनियार मठ कहाँ है? मनियार मठ राजगृह में है। कालिदास की रचना विक्रमोर्वशीयम में किसकी कहानी है? कालिदास की रचना विक्रमोर्वशीयम में पुरूरवा एवं उर्वशी की कहानी है। आगे बढ़ते हैं। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। मुद्रा राक्षस। शूद्रक की रचना का क्या नाम है? शूद्रक की रचना का नाम मृच्छकटिकम है। बृहद संहिता की रचना किसने की? बृहद संहिता की रचना वराहमिहिर ने की थी। आर्यभट्टिय किसकी रचना थी? तो आर्यभट्ट की थी। अमरकेश की रचना किसने की थी? अमरकेश की रचना अमर सिंह ने की थी। कामसूत्र के रचनाकार कौन थे? कामसूत्र के रचनाकार वात्स्यायन थे। मौर्य काल में कैसे मृदभांडों का उपयोग होता था? मौर्य काल में काले ओपदार मृदभांडों का उपयोग होता था। अशोक के काल में सबसे प्रचलित धर्म कौन था? अशोक के काल में सबसे प्रचलित धर्म था बौद्ध धर्म। पाटलिपुत्र के अवशेष कहाँ मिलते हैं? पाटलिपुत्र के अवशेष कुम्हरार में मिलते हैं। दशरथ की गुफा कहाँ है? दशरथ की गुफा कहाँ है? तो नागार्जुन की पहाड़ी में। तीर्थों से आप मौर्य काल में क्या समझते हैं?
नौकरशाही के पद, अंतिम मौर्य सम्राट को पदस्थ कर किसने शुंग वंशीय शासन की स्थापना की? अंतिम मौर्य सम्राट को पदस्थ कर किसने शुंग वंशीय शासन की स्थापना की? तो पुष्यमित्र शुंग ने। वेशनगर का स्तंभ और विदिशा का गरुड़ स्तंभ किस कला के सुंदर नमूने हैं? तो वेशनगर का स्तंभ और विदिशा का गरुड़ स्तंभ किस कला के सुंदर नमूने हैं? शुंग कला के। पुष्यमित्र शुंग कौन था? पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था। आप लोगों को पता होना चाहिए कि पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण था जिसने मौर्य सम्राट के अंतिम शासक बृहद्रथ को मारकर शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र किस मौर्य शासक को मारकर शासक बना? तो बृहद्रथ को मारकर शुंग वंश की स्थापना की थी। बृहद्रथ होगा। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। आगे बढ़ते हैं। किसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की? अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की। पुष्यमित्र ने शासन किया कितने वर्ष? पुष्यमित्र ने शासन किया कितने वर्ष? तो 36 वर्ष। पुराणों के अनुसार शुंग ने शासन किया कितने वर्ष? पुराणों के अनुसार शुंग वंश ने कितने वर्ष शासन किया? तो शुंग वंश ने शासन किया 112 वर्ष और मौर्य वंश ने शासन किया है 137 वर्ष। 137 वर्ष बता देती हूँ यहाँ पे। शुंग वंश ने शासन किया 112 वर्ष और मौर्य वंश ने शासन किया, ये सभी भारत पर शासन कर चुके हैं 137 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना किसके शासन काल में की थी? तो शुंग के शासन काल में। भारत पर सिकंदर का आक्रमण 326 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर शासन किसका था? सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर शासन किसका था? तो ये नंद वंश का शासन था। आगे बढ़ते। इतिहास का पिता कौन था? कौन होगा इतिहास का पिता? कौन था? तो हेरोडोटस। सैंधव सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त अनेक बाटों में सबसे छोटा बाट का वजन होगा 13.64 ग्राम। गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी बिंबिसार ने। मेघासनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का प्रबंध 3 सदस्यों का एक आयोग करता था। इस आयोग के 6 मंडल थे। प्रत्येक मंडल में सदस्य थे कितने सदस्य थे प्रत्येक मंडल में? तो 5 सदस्य हुआ करते थे प्रत्येक मंडल में। इसको आप लोग समझ लीजिए। मेघासनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का प्रबंध 3 सदस्यों का एक आयोग करता था। इस आयोग के 6 मंडल थे और प्रत्येक मंडल में कितने सदस्य थे? तो यानी कि 3 सदस्यों का एक आयोग करता था। इस आयोग में 6 मंडल थे, प्रत्येक मंडल में 5 सदस्य थे। इसको आप लोग काउंट करेंगे सभी सदस्यों की संख्या आ जाएगी। यानी कि उनका 3, 6, 5 3 आयोग थे। 3 आयोगों में प्रत्येक आयोग में 6 मंडल हुआ करते थे और प्रत्येक मंडल में 5 सदस्य हुआ करते थे। ये था मौर्य वंश का मेघासनीज को पाटलिपुत्र के प्रबंध, यानी कि ये था क्या मेघासनीज और पाटलिपुत्र का प्रबंधन नियम था। आगे बढ़ते हैं। मेघासनीज की इंडिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है? मेघासनीज की इंडिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो ये होगा इंडिका वास्तविक रूप से प्राप्त नहीं हुई है, सत्य है। डायोडोरस ने इंडिका के कुछ उदाहरणों को प्रस्तुत किया है, ये भी सही है। इंडिका मौर्यकालीन इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है, ये तो बिल्कुल ही सही है। इंडिका ही एक ऐसा
साहित्य है जिसके बारे में हम लोग को मौर्य शासनों के बारे में और शासन के बारे में पता चलता है। तो इसका उपयुक्त जवाब होगा उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? अशोक द्वारा प्रचलित जो बौद्ध धर्म है जापान में प्रचलित हुआ, सीरिया में, ब्रिटेन में प्रचलित नहीं हुआ, यानी कि इसका सही जवाब होगा ब्रिटेन। आगे बढ़ते हैं। अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख कहाँ मिलता है? अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख जो है 13वें शिलालेख में मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट है, यही ज़्यादातर पूछता है कि अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख जो है अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो 13वें शिलालेख में मिलता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मौर्य वंश को टॉपिक वाइज हम लोग कवर करें अच्छे से, एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को ये सूचना मिल जाए, तो हम लोग ज़रूर कवर करने की कोशिश करेंगे। आप लोग बस शेयर कीजिए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए। और ये न्यू चैनल है, थोड़ा मतलब प्यार दिखाइए आप इस पर। मौर्यकालीन कलिंग राज्य स्थित था। मौर्यकालीन कलिंग राज्य स्थित था वर्तमान दक्षिणी उड़ीसा में। मौर्य साम्राज्य मुख्य रूप से विभक्त था। मौर्य साम्राज्य मुख्य रूप से विभक्त था 5 प्रांतों में। 5 प्रांतों में मौर्य साम्राज्य मुख्य रूप से विभक्त था। मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। आगे बढ़ते हैं। 16 महाजनपदों का उदय कब हुआ? 16 महाजनपदों का उदय जो हुआ था वो बुद्ध युग में हुआ था। प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है? महाभारत। स्मृतियों का संबंध किस धर्म साहित्य से है? स्मृतियों का संबंध जो है वो हिंदू धर्म साहित्य से है। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई थी महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सिद्धांत नहीं था? बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? मैं बता दूं, सम्यक दृष्टि था, सम्यक ज्ञान था, सम्यक वाक्य ये नहीं था, सम्यक चरित्र ये भी था। यानी कि इसका सही जवाब होगा सम्यक वाक्य। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने पूरी वीडियो को अच्छी तरह से देखा और आप लोग इसी तरह प्यार बरसाते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए इस वीडियो को। अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप लोगों को लिंक मिले, PDF ही पूरा मिले, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये PDF प्रोवाइड कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।